नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं लखीसराय वाले। और आज हम कुछ लेटेस्ट न्यूज़ और वेरियस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जो कि कुछ रिलेटेड है बिहार से और कुछ बिहार के बाहर से नेशनल टॉपिक भी है। तो हम उस हर टॉपिक को डिस्कस करने के लिए एनालिसिस करने के लिए सत्यम झा जी को ज्वाइन किए हैं वो। और वो भी एनालिसिस करेंगे हर न्यूज़ पे कि आखिर किस तरीके से परिवर्तन हो रहा है हर जगह पे। तो कैसे हैं सत्यम जी? नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे आमंत्रित करने के लिए। काफ़ी अच्छा हूँ मैं। आप अपना बताएं। तो सत्यम जी, कुछ अपडेट्स हैं जो हम लोग लास्ट जब जुड़े थे उसके बाद से कुछ न्यूज़ जी बिल्कुल। ऐसी है जो लोगों को सोचने को मजबूर करती है। कुछ चीज़ें ऐसी है जो अच्छी भी है, कुछ बुरी भी है। तो उसी पे एनालिसिस करेंगे और अपना व्यू हम लोग अपना शेयर करेंगे, है ना? जी जी तो पहला आपको पता ही होगा कि अभी कुंभ चल रहा है ना? जी। और ज़बरदस्त तरीके से लोग आ रहे हैं। तो इस पे आपका क्या व्यू है, क्योंकि लोगों में ये चीज़ है कि 144 साल के बाद ही आता है कुंभ, है ना? जी जी। तो वो आपका क्या व्यू है? और आप झा जी हैं, है ना? तो आप आपके पास थोड़ा उस पे व्यू भी होगा सही तरीके से, आप कुछ अगर बता सकते हैं उस पे। अ, ये 144 साल वाला जो मीडिया में फैलाई जा रही है बात, मुझे नहीं लगता है कि ये बिल्कुल सच है। क्योंकि जहाँ तक मैंने सुना है, जहाँ तक मैंने समझा है कि एक कुंभ होता है, एक अर्ध कुंभ होता है। कुंभ मेरे हिसाब से 12 साल का आता है। जी। अर्ध कुंभ भी है, उसका ड्यूरेशन कम होता है। बट जहाँ तक ये 144 साल वाला वाला जो बोल रहे हैं कि हाँ, आप ये मतलब ये तो इस तरह की हो गई कि थोड़ी मार्केटिंग की इसमें वो आ रही है मुझे, क्योंकि जब 144 साल वाला हम लोग बात करते हैं, तो क्या उसके पीछे कुछ ठोस वजहें हैं या फिर ये किधर से पनप रही है, ये बात ये देखनी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मुझे हाल में कुछ ऐसे संत महात्माओं के कुछ वीडियोज़ देखने को मिले थे सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे। और उन्होंने बताया कि ये 144 साल वाला जो 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 चल रहा है, वो उसमें पूर्ण सत्यता कुछ ऐसी नहीं है। ये भी अन्य कुंभ की तरह ही कुंभ है। बहुत हिंदू धर्म में बहुत अच्छा वक़्त माना जाता है ये कुंभ। लेकिन 144 साल वाला जो भावना चल रहा है, मेरे हिसाब से वो पूर्णतः सत्य नहीं है। और एक तरह से देखा जाए तो एक इसके वजह से और भी तरह की समस्याएँ उत्पन्न हुई हैं। जैसे अगर मान लीजिए सोशल मीडिया पे जाके किसी ने बोल दिया कि 144 साल में पहली बार हो रहा है ये, तो लोगों में एक तरह की वो उत्साह आ जाता है कि नहीं, अब तो मतलब ज़िंदगी का एक पहला और आखिरी मेरा क्षण है जिसमें मतलब मैं दर्शन कर सकता हूँ। उसके अलावा क्योंकि सही क्योंकि बात है कि क्योंकि मुझे 144 साल बाद कोई जिंदा ही नहीं रहेगा, 44 तो साल नेक्स्ट बाद कुंभ, नेक्स्ट ये बिल्कुल वाला कुंभ नहीं आ पाएगा। लाइक इस नहीं आ तरीके का पाएगा। इन्होंने केओस डेवलप किया है। हाइप और वो क्रिएट हो जाता है उनके मन में, तो वो फिर वो सोचते हैं कि भाई अब चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन वो हर वर्ग के लोगों में वो उनके अंदर वो जग जाता है मन में कि हम किसी भी तरह से इस इवेंट को जाएँ, जाके जॉइन करें, देखें, चीज़ें पढ़ें, सीख वहाँ जाके आनंद लें उस चीज़ों का। तो ये चीज़ है। थोड़ा मेरे हिसाब से जो 144 साल वाली चीज़ें हैं, उसको थोड़ा-सा रिस्पॉन्सिबली हमें करना चाहिए था। क्योंकि कुंभ 12 हर 12 साल में आता है और मेरा जहाँ तक एग्जैक्टली। मेरी जितनी उम्र है, जहाँ तक मैंने देखा है, समझा है, मेरा मानना है कि अ, हर कुंभ 12 साल में आता है और हर 12 साल तक हम उसका आनंद ले सकते हैं। मैं आपके पॉइंट से एग्री करता हूँ, क्योंकि मैं भी अभी रिसर्च कर रहा हूँ एक्चुअली। जो इतनी जो भगदड़ वगैरह मची, तो मेरे मन में भी ये कौतूहल आया और मैं इस पे रिसर्च किया पूरा कि किस तरीके से क्यों कुंभ होता है और क्या। जी, जी। क्योंकि हमारा जो भी सिग्निफिकेंस है, हमारे हिंदू धर्म का जो भी सिग्निफिकेंस है, उसका कुछ ना कुछ, या जो भी फेस्टिवल है उसका खगोलीय, है ना, खगोलीय संरचना से लेना देना है। बिना जी, कोई खगोलीय परिवर्तन की वजह से हम कोई फेस्टिवल नहीं मनाते। सारा का सारा फेस्टिवल वो होता है कि सूर्य, चंद्रमा या फिर कोई अन्य अन्य ग्रह आपस में कहीं ना कहीं उनका जो लोकेशन होता है उसके बेस पे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। कोई पर्व ले लीजिए, होली ले लीजिए, दशहरा ले लीजिए, दीपावली ले लीजिए, है ना? आप देखिए कि जितनी भी होली होता है तो वो अमावस्या मतलब पहला दिन होता है, सॉरी अमावस्या होता है होलिका दहन के दिन। और उसके अगले दिन हम लोग मनाते हैं, यानी कि हमारा जो न्यू ईयर है ना? तो हमारे हिंदू कैलेंडर का वो पहला दिन होता है, मतलब न्यू ईयर जिस तरीके से न्यू ईयर सेलिब्रेट होता है, तो हम लोग होली की तरह सेलिब्रेट करते हैं। जैसे कहते हैं ना कि होता है कि बचपन में कहते थे कि अभी भी होता है कि एक दिन पहले का चावल बना हुआ है अगले साल खा रहे हैं, है ना? तो इस जी, तरीके का होता था। तो हम लोग का जितना भी फेस्टिवल है, जैसे अमावस्या में मनाया जाता है दीपावली, है ना? तो हम लोग के जितने भी फेस्टिवल हैं वो खगोलीय संरचना के हिसाब से ही बनता है। तो मैं सही भी अभी कहा। रिसर्च उस पर कर रहा हूँ, बट उस पर एक जल्दी उस पर वीडियो एक बना के डालूंगा जो बिल्कुल बृहद पैमाने पे उस पर रिसर्च करके कि किस तरीके से एक्चुअली बृहस्पति ग्रह और पृथ्वी और सूर्य तीनों एक लाइन में जब आते हैं ना, तब जाकर के ये कुंभ का समय आता है। और जब तीनों सामने होते हैं, सूर्य बीच में पृथ्वी और उसके इधर गुरु,
है ना, जो बृहस्पति ग्रह है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण सबसे ज्यादा जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो कहते हैं, वो सबसे ज्यादा बृहस्पति का है, क्योंकि सबसे ज्यादा वजन भी उनका है। तो जी, इसीलिए न्यूटन उसको का गुरु सबसे भी बड़ा। कहा गया है, गुरुत्वाकर्षण और गुरु, है ना। और ये जो परिकल्पना है, हम लोग का एक साल जो है 365 दिन पे आता है, और बृहस्पति का जो एक साल है वो हर अपना 12 साल, पृथ्वी के 12 साल के बराबर उनका एक साल होता है ना। जी, तो जी। उस हिसाब से कुंभ होता है, तो हर 12 साल में तो कुंभ और पृथ्वी एक आमने सामने आते हैं। वो जस्ट लाइक कि एक घड़ी की तरह है, घड़ी में जैसे 12 होते हैं, है ना, 1 2 3 4 12 बजता है, उसी तरीके से होता है 12, है ना। 12 की तरह कि हर 12, अब 1 बजेगा वो हर 12 घंटे के बाद बजेगा, 2 बजेगा वो 12 घंटे के बाद बजेगा, तो कुंभ भी उसी तरीके से है। बट इसका एक सिग्निफिकेंस है, उस पर एक डिटेल वीडियो बना रहे हैं। तो जी, इसमें जो भगदड़ मची है उस पर आपका क्या राय है, किस तरीके से लोग इसको अफवाह की तरह भी फैला रहे हैं, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मुक्ति मिल गया, तो ये कुछ गलत मैसेजिंग भी है ना। इस पे जी, आप क्या बिल्कुल। कहना चाहते हैं, थोड़ा शॉर्ट में बताइएगा, है ना, जी, क्योंकि और भी टॉपिक्स हैं बिल्कुल हमें सही डिस्कस कहा। करने हैं। जी, जी, बिल्कुल सही कहा आपने। इसमें एक्चुअली 2 पहलू हैं। एक तो पहला तो ये है कि जैसे कि एज़ ए ऑर्गनाइजिंग कमिटी उत्तर प्रदेश सरकार इस चीज़ को ऑर्गनाइज़ कर रही है। और मेरा मानना है कि उन्होंने काफ़ी हद तक बहुत सही काम भी किया है, क्योंकि इतने सारे लोगों का वॉल्यूम मेंटेन करना वो आसान काम नहीं है। अगर अगर मैं उनकी जो डेटा को मानूँ तो कह रहे हैं कि वो 40-50 करोड़ लोग अभी तक आ चुके हैं, एंड इफ इट इज़ ट्रू तो मेरा मानना है कि उन्होंने अच्छा काम किया है उस हिसाब से, अगर हम इस तरह से माने कि 50 करोड़ लोग वाक़ई में वहाँ आए हैं तो। क्योंकि मेरे कुछ लोगों से बात की हुई थी तो उन्होंने बताया कि काफ़ी हद तक जिस हिसाब से भीड़ है उस हिसाब से बहुत सारी चीज़ें हैं जो ठीक वहाँ पे स्थिति में हैं। लेकिन लेकिन यहाँ बात आ जाती है मैसेजिंग की। जब आप बात कर रहे हैं 50 करोड़ लोग, या फिर आप जिस तरह से बोल रहे हैं कि 44 सालों में पहली बार ये चीज़ हुई है, तो आप उम्मीद मान के चलिए कि अगर हमारे देश में हिंदुओं की तादाद 100 करोड़ करोड़ करीब है, तो आप तो मान के चलेंगे 60-70 करोड़ लोग वहाँ पहुँचेंगे एटलीस्ट। अगर ऑब्वियसली ये है मान कि के हर चल कोई रहे हैं, पहुंचना चाहेगा। अगर ये मान के चल रहे हैं, और आपकी केंद्र में भी आप ही की सरकार है, राज्य में भी आप ही की सरकार है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर आपको पता है कि 50 करोड़ 60 करोड़ लोग अचानक से उनकी ओर प्रस्थान करेंगे, तो आपने पहले से अपनी संरचनाओं को क्यों विकसित नहीं किया? क्यों आपने पहले से इस यातायात साधनों को क्यों नहीं बढ़ाया कि वो 50 करोड़ लोगों को रखने की क्षमता बना सके? अगर आप दावा कर रहे हैं कि 50 करोड़ लोग आएँगे, लोगों के मन में ये बात घर कर चुका है 50 करोड़ लोग आएँगे, लेकिन आपको अपने हिसाब से आपका जो रेलवे मंत्रालय है, वो जो केंद्र सरकार में डबल इंजन की आपकी सरकार है, तो केंद्र मंत्रालय में जो आपकी जो रेलवे जो डिपार्टमेंट है, उसको तो पता होना चाहिए था ये बात कि इतने सारे लोग अचानक से इन्फ्लक्स होगा, उनका अचानक से वो घुसेंगे, अचानक से रोड्स बाधित होंगे। तो उस उन चीज़ों पे इनका जो वो स्ट्रैटेजी है, वो थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए था। मेबी आप इस तरह का कुछ लगा देते कि हाँ, दिन में इतने लाख लाख लोगों से ज़्यादा एंट्री नहीं करेंगे। आप अनलिमिटेड लोगों को शहर में घुसने की अनुमति दे रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि यातायात बाधित होंगे, जो जैम्स लगेंगे, उसके बाद फिर भगदड़ होंगे। इन सब के पीछे रीज़न यही है कि पहला तो मैसेजिंग का कि 144 सालों में एक बार एक ही कुंभ हो रहा है, दूसरा ज़िंदगी में कोई क्षण मिलेगा नहीं। इस वजह से भी लोगों में कौतूहल पैदा होता है। और दूसरा ये है कि एक थोड़ा-सा यहाँ पे रेल मंत्रालय की जो क्या कर सकते हैं कि इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे निकल के सामने आती है कि उन्होंने पता था जबकि उन्हें कि इतनी सारी भीड़ आ सकती है अचानक से, फिर भी उन्होंने अपने प्रबंधन को उस तरह से विकसित नहीं किया कि उस तरह के भीड़ को वो टैकल कर सके अचानक से। तो इस चीज को, और दिल्ली में भी भगदड़ मची, प्लस में एक चीज जो, चलिए दिल्ली में भगदड़ मची वो भी मिसमैनेजमेंट है थोड़ा सा, कि इस स्टेशन पे आ रही थी, दूसरे स्टेशन पे ट्रेन आ रही थी, मतलब एक जी, पे खड़े थे पैसेंजर, फिर उस पे अनाउंसमेंट हुआ कि दूसरे स्टेशन पे है, तो एक सा डेवलप हुआ जिससे लोगों के असमंजस की स्थिति बनी और लोग भागने लगे दूसरे स्टेशन की ओर, दूसरे प्लेटफॉर्म की ओर, जिसकी वजह से भगदड़ मची। खैर, जी, तो ये भी थोड़ा बहुत मिसमैनेजमेंट है रेलवे का। बट जो सबसे ज्यादा है ना, इसमें तो दोनों की जिम्मेवारी बनती है, कहने का मतलब जैसे अभी बहुत सारे वीडियो आप देख रहे होंगे अलग अलग जगह से, कि लोग ट्रेनों में चढ़ने के लिए, या फिर जो ट्रेन में चढ़े हुए हैं वो नीचे बैठे, नीचे जो लोग हैं जो ओरिजिनल जिनको कहीं और जाना है, उनको भी चढ़ने नहीं दे रहे हैं। और कहीं पे ये भी हुआ है कि कांच तोड़ रहे हैं और तोड़ के घुस गए हैं। कहीं देख रहे हैं कि पूरा का पूरा जो ट्रेन है उसके सारे डब्बे एसी के, उसकी कांच टूटी हुई है ना। तो कहीं ना कहीं ये चीज तो लोगों के सेंस में भी आना चाहिए, लोगों को भी गलती है। और चूंकि ये 144 साल वाला है, तो हर कोई इसी से लिंक्ड होकर के तो नहीं कर रहा है कि हमें भी पहुंचना है, तो हमें भी पहुंचना है। नहीं लगता है कि ये chaos इस वजह से भी है? जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और इसका मैं आँखों देखा हाल मैं तो नहीं गया था, मेरे माता-पिता जी भी उनकी ओर वो लोग प्रस्थान किए थे। और क्योंकि मैं बिहार से हूँ और मेरे माता-पिता जी बता रहे थे कि जब वो पटना जंक्शन से जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि हज़ारों की भीड़ ट्रेन में घुसी हुई थी। आप मान के चल सकते हैं कि ट्रेन के अंदर सीट्स लिमिटेड होती हैं, लेकिन फिर भी जनरल से लेके जनरल का तो छोड़िए आप तो समझते ही हैं जनरल की हालत क्या होती है, खास सारे सीट्स वहाँ एक पे जैसे थे। बिल्कुल।
जनरल की बात तो आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, स्लीपर और एसी के अंदर भी इस तरह की भीड़ थी और वो लोग बिल्कुल बेटिकट यात्रा कर रहे थे, बिल्कुल बेटिकट थे वो लोग, उनके पास कोई टिकट नहीं था। और सरकार की यहाँ पे खामी, और ये बात उस टाइम वहाँ पे काँच तोड़ने वाली ऐसी कोई दुर्घटना नहीं हुई भगवान की कृपा से, लेकिन वहाँ पे जितने भी लोग थे, जितनी भी भीड़ थी वहाँ पे पटना जंक्शन पे, उसमें से बहुतायत भीड़ ऐसी थी जिनके पास टिकट ही नहीं थी। तो यहाँ पे एक तो लोगों का गड़बड़ी है कि आपके पास टिकट नहीं है, आपने टिकट भी नहीं कटवाया है और लेकिन आपको जाना है वहाँ पे। ये तो पहला बात है कि आप एज़ ए नागरिक, एज़ ए भारत के नागरिक की तरह आपका भी कुछ दायित्व बनता है, हमारा भी कुछ दायित्व बनता है कि जब हम सड़क पे कदम रख रहे हैं, हम जब घर से बाहर निकल रहे हैं, तो हम अपने आप को कैसे प्रेज़ेंट कर रहे हैं। तो ये तो सच सच बात है कि कुछ असामायिक जो असामाजिक तत्व जो होते हैं, उनका भी इसमें बहुत ही हाथ रहा है कि उन्होंने जो अब जैसे कि मान के चलिए कि क्या कहते हैं, ट्रेन का काँच तोड़ना, यात्रियों को पीटना, हूलिगनिज़्म करना, वैंडलिज़्म करना, पब्लिक प्रॉपर्टी को हानि पहुँचाना। ये तो मान के चलिए कि किसी भी हालत में भगवान इस तरह की चीज़ों को तो अच्छा पसंद नहीं करेंगे। तो मैं मुझे नहीं पता कि किस तरह के धार्मिक कार्य में वो पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं कि वो रास्ते में इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे रेल मंत्रालय की ये प्रॉब्लम आई है यहाँ पे कि रेल मंत्रालय जो स्टेशन होती है, वहाँ पे आप लोगों को This ठीक। meeting is being recorded. हम्म, बताइए आगे क्या बता रहे थे। जी, तो जहाँ तक मैं कह रहा था कि एक तो लोगों का, हमारे जो लोग हैं उन्होंने भी गड़बड़ किया है यहाँ पे कुछ हद तक। और दूसरी बात है कि रेलवे डिपार्टमेंट को भी ये ध्यान देनी चाहिए थी कि आप बेटिकट यात्रियों को क्यों अंदर घुसने दे रहे हैं विदाउट एनी चेकिंग। तो दोनों अच्छा, तरफ का यहाँ पे तो योगदान रहा है। अगली टॉपिक हुँ, पटना से ही, यानी कह सकते हैं कि अलग अलग लोकेशन से जो भी वीडियोज आई वो लगभग लगभग हुँ, अल्टीमेटली बिहार या यूपी से ही थी, वो ट्रेन का जो भी था, है ना। तो मैं जस्ट पटना का ही एक मेंशन करता हूँ, अभी चल रहा है बीपीएससी की प्रोटेस्ट, ठीक है। जी, जी। 2 बार पुलिस वाले ने बहुत गंदी तरीके से लाठीचार्ज करी है लोगों पे, लड़कों पे, जो कि बहुत कम ही भीड़ हो सकता है, 100 हो, 150 हो, है ना। हुँ, तो हुँ। आप समझो कि ये जो भी जिनको भी सरकारी नौकरी लग जाती है, जो जिनके कंधे पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि मैनेज करना है ना, चीज़ों को देखना है, हुँ, हुँ। चीज़ों को संभालना है ना, वही वही पटना में एक जगह है जहाँ पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सिंपली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वहां पे लाठी चलाए एकदम तगड़े तरीके से, उन पे जो कुछ बोल नहीं रहे हैं, सिंपल सा खड़े हैं, सैल्यूट कर रहे हैं, है ना, एकदम उनको लाठी डंडे से मार रहे हैं, वो कुछ कर भी नहीं रहे हैं ऐसा कुछ की जिससे कि लगे कि प्रोटेस्ट है ना। नहीं तो होता है ना कि जी, पत्थरबाजी जी। कर रहा है या कुछ कर रहा है तो आप करो, सिंपल से बैठे हुए हैं तो उन पे लाठी चार्ज हुआ एकदम तगड़े तरीके से, पानी की बौछार हो रही है, जो भी हो रहा है, जबकि वो किसी मांग को लेकर के हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और एक जगह जहां पे मैनेजमेंट करना चाहिए था, है ना, उस स्टेशन पे ना कोई पुलिस है, ना किसी को कोई लेना देना है, लोग अपने तरीके से आ रहे हैं, अपने तरीके से जा रहे हैं, सिस्टम एकदम से फेल्योर है, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है ना। तो ये आप देख सकते हैं कि बीपीएससी का आपको कोई वो अगर उस पर रिमार्क दे सकते हैं कि किस तरीके से सरकार इनसेंसिटिव है ना। उस चीज पे भी उधर भी पुलिस तंत्र अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, है ना, अपनी इज्जत जी, बचाने जी। के लिए सरकार ने उधर किया है, लेकिन मेन इज्जत जब इधर बचाने की बात आई तो इधर छोड़ दिया। ये हमें समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है ना, लोग कैसे जा रहे हैं। जब फाइनली जब इतनी सारी इंसिडेंट हुई तब जाके एक्टिव हुए, तो फिर ट्रेन को खाली करवा के तब फिर ट्रेन चल रही है ना, पहले टिकट चेक हो रहा है तब चल रहा है, लेकिन अब जाके वो चीज़ हुआ है। लेकिन फिर भी गाड़ियों में अभी भी वही स्थिति है। तो बीपीएससी पे बताइए क्या क्या लगता है आपको कि री एग्जाम इज कंपलसरी, या जो सरकार जिस तरीके से, मेरे हिसाब से तो ढीठ बन के चल रही है ना, कि सिस्टम क्योंकि पहले से करप्ट है। और जी, आपको जी। नहीं लगता है कि बड़े सारे पैसे ले रखे हैं जो लोग, अब वो पैसे देने पड़ेंगे, है ना, या करप्शन सामने आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। देखिए आपने एक बहुत अच्छा मुद्दा उठाया धनराज जी। प्रोटेस्ट जो है एज़ ए कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे प्रोटेस्ट को इलीगल नहीं माना गया है। जहाँ तक बात है कि अपने बातों को एक्सप्रेस करना, अपने अधिकारों के लिए फाइट करना, ये सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर आता है और बिल्कुल वैधानिक चीज़ें हैं ये, संवैधानिक चीज़ें हैं ये। लेकिन जिस तरह से बिहार प्रशासन इस मामले में बिहेव कर रही है, उससे जान पड़ता है कि वो चाहते नहीं हैं कि ये मूवमेंट बहुत ज़्यादा आगे बढ़ पाए और उसके पीछे बहुत सारी वजहें हो सकती हैं। जहाँ तक आपने मुद्दा उठाया कि री एग्ज़ाम का, तो अब
मेरे हिसाब से होनी ये चाहिए कि आप एक इंडिपेंडेंट कमीशन फॉर्म करें। वो कमीशन अपनी पूरी तरीके से अपना रिपोर्ट करे, पूरे अच्छे से उसको एनालाइज करे और देखे, सब सब पक्षों को अच्छे से सुने, सब स्टूडेंट्स को अच्छे से सुने, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स ही स्टेक होल्डर्स हैं, और फिर उस बेसिस पे रिपोर्ट गवर्नमेंट को सौंपे कि हमें क्या करना चाहिए इस मामले में। और सबसे ताज्जुब की बात है कि इतना कुछ होने के बाद भी ना तो पक्ष और ना ही विपक्ष, है ना, इस मामले पे सेंसिटिव दिखी, है ना। एक पप्पू यादव बस थोड़ा बहुत वो कर रहे हैं, उसके अलावा बस प्रशांत किशोर, चूंकि प्रशांत किशोर को तो कैंसर साफ करने की वो है, मूवमेंट है उनका, है ना, वो तो सफाई में लगे हुए हैं, एंड टू एंड सफाई जिसको कहते हैं हम लोग, है ना। जी। होता है ना कि एंड टू एंड प्रोसेस वो करना चाह रहे हैं कि शुरू से लेके ग्राउंड लेवल से शुरू करके और पूरा ऊपर लेवल तक सफाई करें, जिसमें काफी टाइम लगेगा। उस आदमी को इन्वॉल्व होना पड़ा इस मुद्दे में, और जिस तरीके से उसके साथ खेल हुआ, उसके बाद फाइनली उन्होंने अभी सत्याग्रह आश्रम का स्टार्ट किया है। तो वो मैं उनकी बात नहीं करूंगा, क्योंकि वो एक लंबी जर्नी पे लगे हुए हैं, है ना। तो उन्होंने इसमें इन्वॉल्व हुआ, तो मैं उनको नहीं एज ए पॉलिटिकली इन्वॉल्व करूंगा कि उन्होंने एक्टिवनेस दिखाई। बट ये जो पार्टी जो पहले से सरकार में है ना, हम्म। इन लोगों ने इतनी मतलब एकदम से असंवेदनशीलता दिखाई कि बिल्कुल जी। ही इनको लग रहा है कि कुछ हुआ ही नहीं है, या फिर, है ना, कम से कम विपक्ष को तो आना चाहिए था। तो क्या लगता है आपको कि ये भी पैसे खा के बैठे हैं इसलिए नहीं बोल रहे हैं? देखिए, आपने बहुत अच्छा यहाँ पे पॉइंट उठाया है। अगर सत्ता और विपक्ष दोनों इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाना नहीं चाह रहा है, इसका एक ही वजह हो सकता है कि सत्ता और विपक्ष दोनों अपने अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। फायदा उनका ये है कि उनके बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिन्होंने इलीगल तरीके से, बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अपना प्रभाव जमाने के लिए बहुत सारे नेताओं को पैसे खिला के, बहुत सारे इधर उधर बिचौलियों को पैसे खिला के, कहने का मतलब है कि उन्होंने पहले ही पूरे सिस्टम का फायदा उठाया है। अब चूंकि अगर ऐसा हो जाए कि वापस री एग्जाम हो जाए, तो एक तो वो इस भांति हो गया कि अपने पेट पे लात मार। चूंकि ये सत्ता और विपक्ष दोनों पक्ष के लोगों ने इस तरह के सिस्टम का, इस तरह के करप्ट सिस्टम का फायदा उठाया है, तो वो तो कभी नहीं चाहेंगे कि हम ऐसी चीजों को फिर लॉन्च करें, एग्जाम री एग्जाम हो जाए, फिर इस तरह की, क्योंकि उनका बहुत पैसा इन्वॉल्व है इसके अंदर। और तीसरा एंगल मुझे ये भी लगता है कि नीतीश कुमार चूंकि कभी इस दल कभी इस दल, तो उनको कहीं ये भी डर लग रहा है कि कभी हो सकता है कि 10 दिन 15 दिन या महीने 2 महीने में फिर सरकार में आ जाए, और इन ये प्रोसेस के बीच में ही जहाँ पे एग्जाम का री एग्जाम चल रहा है, अगर हम कुछ उल्टा बोल दें और फिर साथ में चले जाएं, तो ये पूरा ही विरोधाभास हो जाएगा। मतलब एक होता है ना, महत्वाकांक्षी हैं कि बैठे हुए हैं कि कब नीतीश चचा जो है फिर से इस पाले में आ जाए, तो इसलिए भी नहीं बोल रहे हैं। ये कारण नहीं लग रहा है आपको कि कहीं इस वजह से भी वो नहीं बोल रहे हैं कि कल को अगर नीतीश कुमार अगर साथ आ जाते हैं तो फिर तो सरकार तो यही होंगे अल्टीमेटली, तो फिर जो एग्जाम की जिम्मेवारी वो फिर सरकार पे ही दिखेगी, तो वो भी कहीं ना कहीं फिर सिस्टम का हिस्सा दिखेंगे, इसलिए भी डर से वो नहीं बोल रहे हैं। कहीं ये भी हो सकता है। बिल्कुल आपने सही पॉइंट उठाया। और जहां तक मेरा जो ऑब्जर्वेशन रहा है बिहार के पॉलिटिकल लैंडस्केप का, राजद अभी भी मेरे हिसाब से जेडीयू के ऊपर डायरेक्ट प्रहार करने से उतनी बचती है, और उनका डायरेक्ट जो वो होता है वो हमेशा बीजेपी के लिए ही होता है। तो आपने सही कहा कि ये विरोधाभास भी हो सकता है, क्योंकि नीतीश चाचा का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो हमेशा से रहा है कि कभी इस पाले में और कभी उस पाले में। तो वो नहीं चाहेंगे कि भाई अपने फ्यूचर जो उनके ये हैं, जो पॉलिटिकल एलाई हैं, उनके खिलाफ कुछ ऐसा करें। और यहाँ पे बहुत सारे तो फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, लेकिन पैसे का फैक्टर सबसे बड़ा फैक्टर होता है। धन्यवाद जी। तो वही देखिए ना कि जो आपका सबसे बड़ा पीसीएस, सबसे बड़ा जो एग्जाम है आपका, है ना, कह सकते हैं कि ऑफिसर बनाने वाला एग्जाम, जो आपके पूरे स्टेट की नाक कह सकते हो एक प्रकार से, और उस नाक की ही इज्जत की बात है, और इस पे अगर सेंसिटिवनेस नहीं दिखा रहे हो आप, बिल्कुल असंवेदनशील हो कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, बस चल रहा है। नीतीश कुमार से एक बार पूछा गया कि सर प्रोटेस्ट हो रहा है, तो उस पर क्या कहते हैं, कहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है, क्या हुआ, लाठीचार्ज हुआ, कहाँ लाठीचार्ज हुआ। मतलब उस वो जो सीएम है उसको पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है, राजधानी में क्या चल रहा है। तो ये भी एक असंवेदनशील नहीं दिख रहा है कि किस तरीके जो प्रशांत किशोर मुद्दा उठा रहे थे कि जो है लगभग मानसिक स्थिति सही नहीं है, 4-5 जो बड़े ऑफिसर हैं वही चला रहे हैं सिस्टम को पूरे बिहार का। तो इस पे आपका क्या है कि सच में ऐसा हो रहा है? मुझे तो लगता है कि ऐसा ही हो रहा है। तो आपका क्या राय है? आई थिंक नीतीश बाबू आई थिंक अपने राजनीति के फाइनल दिनों में हैं, और वो नहीं चाहते होंगे कि कुछ इस तरह का कुछ। देखिए, होता क्या है कि पॉलिटिक्स में अगर आप कुछ चीज़ों को एक्नॉलेज करते हैं तभी कोई चीज़ शुरू होता है। लेट्स से कि कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है, जब तक आप उसको एक्नॉलेज नहीं करेंगे तब तक कुछ हो नहीं सकता उसके पीछे। तो मेरे हिसाब से नीतीश बाबू की स्ट्रैटेजी यही होगी कि उसको एक्नॉलेज ना ही करें, उसको कितना दबाया जा सके किसी तरह से उसको खत्म कर दें, ताकि उनके, क्योंकि होता क्या है ना कि इस शासन तंत्र में इन सब तरह के जो बड़े पैमाने पे जो घटनाएं होती हैं वो कभी भी
सिर्फ कोई एक इंसान दोषी होता नहीं है, उसके पीछे बहुत ज्यादा डीप पॉकेट्स कहते हैं इसको हम लोग कभी कभार, कि बहुत डीप पॉकेट्स इन्वॉल्व होते हैं, और वो नहीं चाहेंगे कि मतलब इस तरह का कुछ ऐसा हो जाए और उनका मतलब जो बहुत सारे लोग हैं वो पॉलिटिकल लोग हैं वो एक्सपोज हो जाए, क्योंकि जब जब इंडिपेंडेंटली ये होगा या फिर एग्जाम्स होंगे या फिर आप एक्नॉलेज करेंगे लोगों को, विच इज लाइक सेइंग कि यू आर गिविंग credentialism to something, you are giving validation to something, but if you deny something, आपने बोला कि हाँ ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है, या फिर मारपीट कर रहा दो बच्चे हैं कुछ नहीं, हुड़दंगकारी हैं, या फिर इस तरह के बहुत सारे नैरेटिव होते हैं कि यार ये हुड़दंग कर रहा है, बच्चे नहीं है, ये कुछ आ गए हैं असामाजिक तत्व। तो कहने का मतलब ये है कि पूरे आंदोलन को आप किस तरह से डीलेगिटिमाइज कर दें, किस तरह से उसको ऐसा बताएं कि ये गुंडों और मवालियों का ही है। इससे क्या होता है कि आप अपने फेस को भी सेव करने में ये होते हैं कि आपका फेस सेफ हो गया कि हाँ ठीक है चलो ये गुंडे मवाली ऐसा कर रहे थे और हमने उनको भगा दिया। और दूसरा ये है कि इसके वजह से आपके जो लोग इन्वॉल्व हैं उस सिस्टम में, जो करप्शन इन्वॉल्व है वो भी बच जाते हैं। तो ये उनकी एक बहुत सोची समझी स्ट्रैटेजी है, और ये पहली बार नहीं हो रहा है जो बिहार में हो रहा है, ये अन्य राज्यों में भी बहुत बार ये प्लेबुक खेला जा चुका है, हमारे बिहार इज जस्ट ट्राइंग टू रेप्लिकेट इट। और नीतीश कुमार के लिए मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ कि उनका ऐसा बिहेवियर नहीं रहा है। एक बार एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था जब वो रेल मंत्री थे, और कसम से अगर आप उस वीडियो को देखोगे और आज की उनकी हरकतों को देखोगे तो लगेगा कि यार ये आदमी कैसे इतना इनसेंसिटिव हो सकता है, जो कि एक ट्रेन एक्सीडेंट के बाद सीधा रिजाइन कर देता है और कहता है इसकी जिम्मेवारी मैं लेता हूं क्योंकि मैं इसका है ना मालिक हूँ, रेलवे मेरे अंडर आता है और अगर एक्सीडेंट हुआ है तो ये मेरे, जबकि कहीं ना कहीं सिस्टम की खामी रही होगी। अब एक जो रेल मिनिस्टर होता है वो थोड़े ना जाके सिग्नल वगैरह मैनेज कर रहा होगा, कभी बट नहीं, कभी नहीं। एज ए ऑनर उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट करा था और उस टाइम पे उन्होंने रिजाइन करने की बात करी थी, है ना। तो ठीक। आज आज जो है और सीधा उनका वायरल भी होता है वीडियो कभी कभी, आज के डेट में जो अश्विनी वैष्णव है उनके उनके लिए करके विपक्ष के लोग या फिर जो भी लेफ्ट के हैं वो करने की कोशिश करते हैं कि देखो पहले वो रेल मिनिस्टर एक थे और एक अब हैं। बट उसी चीज उसी इंसान का उसी वीडियो को अगर इस प्रोस्पेक्टिव में देखें कि बीपीएससी के मामले में या फिर वो इंसान इतना असंवेदनशील है कि किसी के श्रद्धांजलि में पहुंचे हुए हैं और फूल उठा के अपने एक मंत्री के ऊपर ऐसे छीट रहे हैं, तो ये नहीं लगता है कि गांव घर में ऐसा होता है कि कोई किसी के दादाजी हैं और कुछ ऐसी हरकत कर रहे हैं जो लग रहा है कि उनको पता नहीं चल रहा है बट वो कर रहे हैं ना, और भांस जाते हैं, कहते हैं हम लोग गांव में कहते हैं ना भांस गए हैं वो। तो जी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि नीतीश कुमार जी भांस गए हैं, और चूंकि उन्होंने अपने ऐसे ऐसे काम कर रखे हैं, है ना। अब हम दादाजी की रिस्पेक्ट किस लिए कर रहे होते हैं, क्योंकि वो हमारे दादाजी हैं, है ना, उन्होंने जी। हमारे लिए सब कुछ किया, उनसे हम भांस भी गए हैं, फिर भी हमको उनको सहेज के रखना है। बट एक इंसान जो अगर सच में अगर इस स्थिति में पहुंच गए हैं वो रिस्पेक्टेबल है, मैं मानता हूँ, बट उनको एक ऐसे पोस्ट पे रखना और उनके कंट्रोल कंट्रोल कोई और लोग चला रहे हों, है ना, तो ये तो एक स्टेट के लिए सबसे बड़ा जो है कह सकते हैं कि दुख की बात है कि एक एक मैं रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि उन्होंने ठीक। जो एक चेंज लाया बिहार में उसके लिए रिस्पेक्ट करता हूँ, बट आज के डेट में उनके कुछ एक्शन है जिसकी वजह से आज भी बिहार दर दर की ठोकरें खा रहा है ना। उन्होंने बस उन्होंने बस प्रशासन के हाथ में वो सारी चीजें दे दी जो चीजें पहले गुंडों के हाथ में थी, बस इतना ही हुआ है और कोई चेंज नहीं आया है ना। तो क्या लगता है कि उनको चीफ मिनिस्टर से हट जाना चाहिए या हटाना चाहिए, जो भी हो, है ना। तो अगली बार तो लोगों को इतना सेंसिटिव होकर के वोट डालना चाहिए कि भाई वो अगली बार ना आए या फिर कुछ ऐसा विकल्प हो जिसकी वजह से हमारा सिस्टम सही हो। अ, देखिए आपने अच्छा पॉइंट उठाया धनराज जी, लेकिन आपको यहाँ पे बिहार का पॉलिटिकल लैंडस्केप को समझने की भी दिक्कत की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि बिहार ऐसा राज्य है जहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन है, जो पॉलिटिकल ऑप्शन है वो इस तरह की एक तरफ हुआ दूसरी तरफ खाई। अगर आप प्रशांत किशोर को छोड़ दें जो कि तीसरी थोड़ी के तरफ आ रहे हैं कि मतलब वो एक इंडिपेंडेंट वॉइस बन के आ रहे हैं, उनके अलावा अगर देखा जाए तो एक तरफ तो हो गई कि नीतीश बाबू और एनडीए की सरकार है जिसके नीतीश बाबू करता धरता है, और दूसरी तरफ है कि लालू यादव। तो अल्टीमेटली जो लोग हैं वो सोचते वही है कि नीतीश बाबू ज्यादा बेहतर है, वही होता है कि दोनों में बेहतर तो नीतीश बाबू हैं तो उनको लोग वोट मिल जाता है। लेकिन जहां तक बात है कि वो कितने एस्ट्यूट रहे हैं, कितना शार्पनेस उनका है या फिर कितना कंट्रोल उनका घटा है, तो मेरा यहाँ तक यही मानना है कि जो नेतागण होते हैं ना, जो कुर्सी का मोह होता है ना, बहुत बहुत खराब चीज होता है। भले ही आपका एज बीत जाए, आप 70 हो जाए, 80 हो जाए, 85 हो जाए, 90 हो जाए, लेकिन कुर्सी का मोह ऐसा चीज है जो इंसान को लास्ट लास्ट क्षण तक उसको छोड़ने नहीं देता। तो हमारे लिए कहना बिल्कुल आसान है कि क्या उसको छोड़ने क्या नहीं छोड़ने हो, लेकिन जो इंसान 15 साल 20 साल से बिहार की राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखा है और उसने हमेशा से मुख्यमंत्री रहा है लगातार, उसके लिए उस चीज को छोड़ना बड़ा मुश्किल चीज होता है, क्योंकि कुर्सी का मोह ही ऐसा होता है। और लेकिन जहां तक मेरा पर्सनल मानना है कि एक नेता को तभी तक शासन की बागडोर संभालनी चाहिए जब तक वो मेंटली फिजिकली कैपेबल हो। अगर आप इस तरह कैपेबल नहीं है तो आपको हट जाना चाहिए, और इसका एग्जाम्पल मैं दूंगा आपको। वैसे
इसका एग्जाम्पल आपको मिलेगा उड़ीसा से। उड़ीसा में नवीन बाबू की सरकार थी। नवीन बाबू पर्सनल लेवल पे देखा जाए या फिर जो पॉलिटिकल लेवल पे भी बहुत ही अव्वल दर्जे के राजनेता रहे। लेकिन देखा गया कि जब हाल के दिनों में उनकी बिहेवियर्स में, उनके बोलने के तरीके में, उनके बात करने के तरीके में अचानक से ऐसा दिखाई देना पड़ा कि एज का प्रभाव जो है, फिर किसी ने बताया कि उन्हें कुछ ऐसी गंभीर बीमारी से भी ग्रसित थे वो। तो कहने का मतलब ये है कि फिर क्या हुआ कि फिर बीजेपी ने उनके अगेंस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग चुनाव लड़ा इस बात को मिला के कि नवीन बाबू अभी गवर्नेंस करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि वो शारीरिक रूप से अभी उस लेवल पे नहीं है जितने एक सीएम को होने चाहिए। और उसके बाद फिर और भी बहुत सारे फैक्टर्स थे, कुछ करप्शन के और ये भी फैक्टर्स। तो फिर उसके बाद जो बीजेडी है, उनकी पार्टी है, वो हार गई चुनाव और बीजेपी चुनाव जीती। लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर था नवीन बाबू का हेल्थ, जो जिस सिचुएशन में थे वो, जो हेल्थ उनका सिचुएशन था, वो बहुत बड़ा फैक्टर था उस चुनाव में। लेकिन अगर मेरा पर्सनली मानना है कि अगर ऐसा कुछ बिहार में हो रहा है और नीतीश कुमार इस चीज के लिए अब नहीं रहे काबिल कि कैसे उस चीज को गवर्नेंस करें, कैसे ये करें, और वो अपना 100% नहीं दे पा रहे हैं, तो उन्हें पीछे हट जाना चाहिए। पर जैसा कि मैंने कहा, राजनीति ऐसी चीज है, सत्ता का मोह ऐसा चीज है कि वो आपको छोड़ नहीं देता। वो उस चुंबक की भांति है कि जो आपको बार बार अपनी तरफ खींचता है, और वो उससे हटना जो है वो बहुत ही मान के चलिए कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसीजन होगा। बट यस, अगर आप, क्योंकि हम सब एक्नॉलेज करते हैं नीतीश जी की, क्योंकि उन्होंने बिहार में जो परिवर्तन की बयार लाई है पिछले 10-15 सालों में। लेकिन अगर आप एज ए स्टेट्समैन आपको ये भी सोचना होगा कि अगर आप वाकई में अपने बिहार को भला चाहते हैं, और वाकई में आप अगर ये फील करते हैं कि आप 100% प्रोबेबिलिटी के साथ बिहार को कवर नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्हें बेशक पीछे हटना चाहिए और सत्ता की बागडोर अपने किसी सक्षम सहयोगी को प्रदान करनी चाहिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू है ना। अब मिलते हैं फिर अगली वीडियो के लिए, कुछ जी। looking और forward। लेटेस्ट टॉपिक जो बिल्कुल उस तरीके का होगा जो लोगों के आम लोगों के जिंदगी से जुड़ा हुआ होगा। थैंक यू, वी या, विल बहुत बहुत धन्यवाद। कनेक्ट अगेन।